कुट्टी। हाँ। किसान आंदोलन के समर्थन में मेधा पाटेकर जी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही हैं, और अलग सुबह जब आप बिस्तरों में सो रहे होंगे संघर्ष की तैयारी में ये उस अन्न के लिए जो आप तक आसानी से पहुंचे, सुबह सुबह इस लड़ाई लड़ने के लिए आगे हुई हैं। हम उनसे बात करते हैं कि क्या दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से इन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा है। मेधा जी, क्या समस्या है जिसके लिए आप सब लोग सड़कों पर हैं? अरे संसद में तो कुछ होता ही नहीं है, सड़कों पर ही सब होता है। और सड़कों पर मतलब कि केवल धरना और रैली नहीं, तो एक जन आंदोलन, हमारे जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन को 36 साल पूरे हुए हैं, और श्रमिक जनता संघ भी 4 साल से लड़ रहा है। तो मिल मजदूर हो या खेत मजदूर हो, किसान हो या पशुपालक हो, सब मिलकर ही लड़ाई चल रही है। तो देश जाग उठा, तब जाकर मोदी जी को भी जागना पड़ा है। जब मोदी जी ने तीनों कानून वापस ले लिए, फिर संघर्ष किस बात का है, इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे? जो बात पहले दिन से रखी हुई थी, 1 साल हो गया कहते कहते, मोदी जी की बुद्धि कम है क्या और किसान बुद्धू है क्या? किसानों को समझा नहीं पाए, उनकी तपस्या कम पड़ रही। अरे पर किसान की तपस्या के बारे में एक लफ्ज़ तो बोलते हैं, वो नहीं बोल रहे हैं। शहादत के बारे में नहीं बोल रहे हैं, जबकि किसान जानता है कि आज जो गैर बराबरी है वही कारण है। इसीलिए एमएसपी मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए तैयार नहीं है। जो बोल रहे हैं कि हम दे रहे हैं 40 रुपया क्विंटल का बढ़ाना गेहूं का, ये कोई एमएसपी देना है? गेहूं को तो 3,500 रुपये क्विंटल चाहिए, सोयाबीन कपास को 9 से 10,000 रुपये क्विंटल चाहिए। अगर स्वामीनाथन आयोग का अमल करना है तो उनको गणित नहीं आता हो तो यहाँ आकर एक बार मोदी जी बैठ जाते किसानों के बीच और पूरा हिसाब लगाते। हमारा तो नारा ही है, गरीबों का श्रम कितना, हक कितना, हिसाब करो, हिसाब दो। मैं विषय को थोड़ा सा बदलना चाहूँगा कि मेन मीडिया ने किसान आंदोलन को जिस तरह से दिखाया, उस विषय पर आपकी सोच क्या कहती है? वो मीडिया अभी जनता का माध्यम नहीं रहा है, वो सत्ता का माध्यम रहा है। और जो भी जहाँ भी पूंजी लगाते हैं वो मीडिया भी दिखाता है, शिक्षा भी क्षेत्र बताता है, स्वास्थ्य भी बताता है कि जहाँ पूंजी लगती है वहाँ शोषण होता है। तो एक प्रकार का अलग अलग प्रकार का पूंजीवाद आज देश में सब क्षेत्रों को खा जा रहा है, गैर बराबरी बढ़ा रहा है, और लोगों को न्यूनतम सुविधा या लाभ भी जो देना चाहिए, अधिकार देना चाहिए, उसको भी दबा बोचा रहा है। तो खेती में इसीलिए तो नहीं आने दे रहे। तो मीडिया भी एक जनतंत्र का स्तंभ माना जाता है। हम मानते हैं चौथा स्तंभ, हम मानते हैं पहला स्तंभ जनता है, जनशक्ति है। एक गलती हुई है, जिन्होंने भी ये 4 स्तंभ जाहिर किए उसमें जनता ही नहीं है। आज इस आंदोलन ने जनता को ही जनतंत्र का मुख्य स्तंभ बनाया। मीडिया को जनता का प्रतिनिधि बताया गया है, चुना हुआ नहीं, लेकिन मीडिया एक स्थायी विपक्ष हुआ करता था या होना चाहिए। चुने हुए जनप्रतिनिधि भी जनता के सही सवाल उठाते नहीं हैं, और मीडिया भी जिसमें पूंजी लगती है वो भी नहीं उठाता है। हम देख रहे हैं ना, जगह जगह हमारे आंदोलन कंटिन्यूअस चलते हुए कि एक एक मुद्दे पर कितने सालों तक लड़ना पड़ता है अगर जीत हासिल ही करनी है तो। 1 साल का समय, बहुत सारे किसानों की शहादत, इसके बाद अभी तक आंदोलन ने हासिल क्या किया है आपके हिसाब से? बहुत कुछ हासिल किया। पहले तो संविधान का सम्मान बढ़ाया, आज संविधान दिवस है, मोदी जी ने भी बैनर्स लगाए संविधान गौरव। तो जो भी जन आंदोलन कह रहे हैं अब मोदी जी भी कहने लगे हैं, अभी तक कभी ये बात नहीं करते थे। लेकिन संविधान का सम्मान बढ़ाया है, यानी संविधान ने हर नागरिक को जो अधिकार दिया है उस अधिकार को एक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एजेंडा पर लाया है। अभी भी वो हासिल होना बाकी है। हम जानते हैं मंजिल अभी भी दूर है। किसानों की खेती जैविक होनी चाहिए, प्रकृति बचनी चाहिए, किसानों की आत्मनिर्भरता बढ़नी चाहिए। केवल आत्मनिर्भर भारत के नाम पर घोषणा करो और खुद को विश्व गुरु बनाने की ख्वाहिश रखो, ये कौन सा रास्ता है? संविधान ने जो रास्ता दिखाया है अनुच्छेद 39 के अनुसार कि मुट्ठी भरों के हाथ में संपत्ति केंद्रित नहीं होनी चाहिए, वो कहाँ लाया है? आज अडानी और अंबानी कितनी कमाई कर रहे हैं भाई? रोज की कितनी कमाई कर रहे हैं बोलो? अडानी और अंबानी की रोज की कमाई कितनी है? करोड़ों में चल रही है। 1,000 करोड़ से ज्यादा है। सुन नहीं रहे आप? हर रोज। मेधा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ देश के जो आर्थिक संसाधन हैं उनमें से 5% लोगों का 60% संसाधनों पर कब्जा है। 5 भी नहीं, 1% नहीं, 5%। कुल मिलकर 500 अब्जाधीश है इस देश में, उनका है, और उनसे अलावा करोड़पति है और उनके हाथ में। तो हम कहते हैं वेल्थ टैक्स बढ़ाओ भाई,
2% वेल्थ टैक्स बढ़ाओगे तो सबको शिक्षा मुफ्त दे सकते हो। आप हेरिटेज टैक्स बढ़ा दो, जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है वारिसदार बन के बैठे हैं ये तो धीरू भाई के बाद मुकेश के बाद अनिल, ये क्या चल रहा है? और इनको दान धर्म कर रहे हैं मोदी जी, किसके हाथ से छीन कर दे रहे हैं? हर जगह भूमि अधिग्रहण इतनी बुरी तरह से चल रहा है उत्तर प्रदेश के जिले में। वो महुआ वाले मुझे फ़ोन करते रहते हैं कि हमारी भी ज़मीन खींची जा रही है। अब नोएडा में जो जवाहर एयरपोर्ट आ रहा है उसमें भी खींची जा रही है। पहले मायावती ने भी खींचना शुरू किया था तो किसान खड़े हो गए थे। हमको लगता है कि अगर जन जन की आवाज़ इस आंदोलन के द्वारा नहीं उठती तो देश तो ख़त्म ही हो जाता। अभी भी रुके नहीं है, अभी भी उनके साइलोज बनाना चल रहा है, अभी भी उन्होंने बिल गेट्स फाउंडेशन को बुलाया है, अभी भी वॉलमार्ट के साथ अनुबंध कर रहे हैं, अभी भी लैंड राइट्स और लैंड रिकॉर्ड्स, ये रिकॉर्ड्स के द्वारा राइट्स एक प्रकार से बड़े 3-4 कंपनियों को दे रहे हैं। तो ये कब्जा करना चाहते हैं पूरे देश के जन के आजीविका के संसाधनों पर, और ग्लासगो में जाकर कहते हैं कि 2070 तक मैं बचाऊंगा, तब तक मानव जाति खत्म हो। मेधा जी, जो समय के साथ बदलाव आ रहे हैं, चाहे वो वॉलमार्ट है, चाहे वो मॉल कल्चर है, चाहे वो होम डिलीवरी वाली अमेजोन या फ्लिपकार्ट इस तरह की सर्विसेज हैं, आप इनसे अछूते नहीं रह सकते इस दुनिया में रहते हुए? नहीं रह सकते, हम अछूते हैं इन सब से, क्योंकि जीवन प्रणाली का सवाल है। अगर जीवन प्रणाली भी नहीं बदलते हैं तो हमारे इर्द गिर्द में, अब मोबाइल तो है कॉरपोरेट का, लेकिन उसमें भी हम लोग चुने, हम लोग देखें कि कौन सी चीज़ है कि जो बड़े कॉरपोरेट से आने की ज़रूरत नहीं है, छोटे उद्योग खड़े करे, छोटे उद्योगों के द्वारा लोगों तक पहुंचाए। अमेज़ॉन क्या होता है भाई? अमेज़ॉन वैली में देख के आई हूँ, ब्राज़ील में बर्बाद है। पूरे ब्राज़ील को अब मुट्ठी भर लोगों की बिजली के लिए अमेज़ॉन को लूटते हैं। ऐसा ही यहाँ चलता है, नर्मदा में हो या गंगा में हो, पावर कहीं और जाती है, और लोगों की पावर जब तक खड़ी नहीं होती है तब तक इस लूट, हिंसा, शोषण को नहीं रोक सकते। इन्होंने तो खुली हिंसा का अवलंब चालू किया, पर हमने अहिंसा का ही अवलंब किया, इसीलिए अभी तक जो जीत हुई है वो जीत हुई है। अन्यथा लड़ के दोनों बाजू के मर जाते हैं। पर लखीमपुर खीरी हो, करनाल हो, टिकरी बॉर्डर हो, सिंघू हो, कहीं भी हिंसा का जवाब हिंसा ने नहीं देना तय किया। यही एक बड़ी ये प्रश्न आपसे नहीं किया जाना चाहिए था, फिर भी मैं आपसे कर रहा हूँ कि लखीमपुर खीरी की हिंसा के बाद ऐसी क्या मजबूरी है कि मोदी जी ने अपने होम स्टेट मिनिस्टर जो है उनको आज भी मंत्रिमंडल में रखा हुआ है? आपके हिसाब से क्या मजबूरी? ये प्रश्न आपके लिए नहीं, उनके लिए था, लेकिन मैं आपका पक्ष जानना चाहता हूँ। नहीं, मेरा पक्ष तो यही कि वो पितृत्व भी भूल गए हैं, वो कर्तृत्व भी भूल गए हैं, वो दातृत्व भी भूल गए। अपने बेटे को जेल में रखते हुए खुद के ही दिशा निर्देश के आधार पर जब एक पिता मंत्री बन के बैठता है और पुत्र जेल में है तो शर्म आनी चाहिए। ये पितृत्व नहीं है। और ये मिश्रा टेनी ने सब तो पहले इस्तीफा देना चाहिए था। हमको मांग करने की ज़रूरत नहीं होती तो वो भी बदनामी से बच जाते। आज उनको रात को नींद आती है कि नहीं, ये मुझे पूछना बाकी है। जो संस्थाएं उस घटना की जांच कर रही हैं वो सभी संस्थाएं गृह मंत्रालय के अंदर आती हैं। आपको क्या लगता है कि जिनका बॉस, सुपर बॉस गृह मंत्री है, उसके बेटे के खिलाफ जांच में निष्पक्षता संभव है? देखते हैं, हम देखेंगे, हम भी देखेंगे। अब हम लोग कोई एजेंसी मानेंगे नहीं, कोई जांच मानेंगे नहीं, तो क्या करेंगे? अपनी अपनी जांच तो किसानों ने कर दी है कि सबसे ऊपर के भगवान बन के जो बैठते हैं उनके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं हो सकता है। मैं एक बार सब लोगों से आग्रह करूंगा कि किसान एकता के पक्ष में जोरदार नारा लगाएं। ये कमेटी के सदस्य है गाजीपुर किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, चौधरी जिंदाबाद, चौधरी जिंदाबाद, टिकट जिंदाबाद, टिकट जिंदाबाद, किसान जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। नारी के सहभाग बिना हर बदलाव अधूरा है, नारी के सहभाग बिना हर बदलाव अधूरा है, लड़े हैं, जीते हैं। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान।